गुड इवनिंग साथियों। रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP, जिसके हम उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज MCQ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देख रहे हैं। टॉपिक वाइज वो भी टॉपिक तीसरा अपना अधिगम अर्थ सत्र संकल्पना और सिद्धांत से जुड़ा हुआ टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम ये ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से पार्टों में अपलोड कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, यानी 75 150 क्वेश्चन है वो हम देख चुके हैं। यह थर्ड क्लास होगी इस टॉपिक से जुड़ी हुई टेस्ट सीरीज नंबर 3 की, जिसमें 151 के आगे हम आज और क्वेश्चन देखेंगे। आप इसकी PDF प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप जरूर जुड़िएगा और हमारे साथ जुड़े रहें एंड तक। शिक्षा शास्त्र आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन रीड में पूछे जाते हैं उनके लिए संपूर्ण आप हम टॉपिक वाइज ये टेस्ट देखेंगे तो आपके काफ़ी कवर हो जाएंगे सवाल। इसके अलावा जो भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक होता है और वह उस उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है तो उस अनुक्रिया को कहा जाता है, कौन सी अनुक्रिया कहा जाता है? यानी जब प्राणी के सामने उद्दीपक होता है और देखकर अनुक्रिया करता है तो वो अनुक्रिया कहलाएगी उत्सर्जित अनुक्रिया, प्रकाशित अनुक्रिया, दोनों या कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, वो कहेगी प्रकाशित अनुक्रिया कहलाएगी। BF स्किनर ने अपने सिद्धांत को दर्शाने के लिए किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली व चूहा, मछली व कुत्ता, चूहा व कबूतर, बंदर व बिल्ली पर। BF स्किनर ने अपना सिद्धांत है वो चूहे व कबूतर पर प्रयोग करके दर्शाया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने पूर्व में प्रचलित जो असार थ्योरी थी उसको बदलकर RS थ्योरी बना दिया था? BF स्किनर ने, IP पावलोव ने, BL थॉर्नडाइक ने या कूटर लेविन ने? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए BF स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्राणी को प्रत्येक अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है तो ये पुनर्बलन अनुसूची का कौन सा प्रकार होगा? आंशिक पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन या अंतराल पुनर्बलन। यानी प्रत्येक अनुक्रिया को करने के बाद तुरंत पुनर्बलन मिल जाता है तो वो कौन सा पुनर्बलन कहलाएगा? ये क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, वो कहलाएगा सतत पुनर्बलन। 155 क्वेश्चन, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है इसमें से? इसमें अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत में प्राणी की अनुक्रिया अनैच्छिक होती है। स्किनर ने पुनर्बलन अनुसूची में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पुनर्बलन का उल्लेख किया है, या इसे साधनात्मक या नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। 155 का ऑप्शन बी असंगत हो गया कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत में प्राणी की अनुक्रिया अनैच्छिक होती है, यह सिद्धांत है, इसके संबंध में असंगत कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156 हम देखेंगे। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से ये उपयोगी क्लास है, यह सवाल है, दोनों में CDP से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको कलाम के बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो हस्तलिखित नोट्स है वो भी देखने तो क्लास 1 अपलोड हो चुके हैं, हम रोजाना वो भी शुरू कर रहे हैं। क्लास वाइज हम टॉपिक वाइज देखेंगे आपके मनोविज्ञान संपूर्ण कलाम की। 156 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का तीव्र धूप से बचने के लिए छतरी का प्रयोग करना पुनर्बलन का कौन सा प्रकार होगा? नकारात्मक, सकारात्मक, धनात्मक या प्राथमिक पुनर्बलन? वो कहलाएगा ऑप्शन ए नकारात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कबूतर को 10 बार सही चोंच मारने पर अनाज के दाने देना पुनर्बलन का प्रकार कौन सा कहलाएगा? सतत पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन या कोई नहीं? 57 का ऑप्शन बी होगा, निश्चित अनुपात पुनर्बलन कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल, स्किनर द्वारा प्रतिपादित जो अनुबंधन सिद्धांत है वो कौन सा है? टाइप एस अनुबंधन, टाइप बी, टाइप आर अनुबंधन या टाइप ए अनुबंधन? ऑप्शन सी टाइप आर अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकल्पित अनुदेशन मॉडल अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? जो अभिकल्पित अनुदेशन मॉडल है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत? इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। 160वां सवाल है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर या दोनों पर या कोई नहीं? 160 ऑप्शन बी अनुक्रिया की प्रकृति पर। नेक्स्ट सवाल है, अभिकल्पित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? आशुबेल, पियाजे, हल या स्किनर? ऑप्शन डी स्किनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना सूची 1 सूची 2 से सिद्धांत एक तरफ और उनके प्रवर्तक है, मिलान करना है। कॉलर का सिद्धांत था सूज का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक का था प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, पावलोव का था संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और स्किनर का था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यानी 162 का ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? ज्ञानात्मक सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद, क्षत्रिय सिद्धांत या परबलन सिद्धांत। ऑप्शन सी क्षत्रिय सिद्धांत, जो कोर्ट लेविन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है वो कौन सा अनुबंधन कहलाएगा? कौन सा अधिगम कहलाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन, अनुकूलित अनुबंधन या सकारात्मक अनुबंधन? ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाएगा। नेक्स्ट 165 क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत शास्त्रीय मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? अधिगम सामग्री पर, शिक्षक पर, वातावरण पर या पुनर्बलन पर? पुनर्बलन पर। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से पावलोव उत्सर्जित अनुक्रियाएं, कॉलर अंतर्दृष्टि अधिगम, थॉर्नडाइक क्रिया प्रसूत शास्त्र, स्किनर अधिगम के नियम। सही युग्म इनमें से है ऑप्शन बी, कॉलर का अंतर्दृष्टि अधिगम। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? इनमें से सामाजिक अनुकरण, रूपण या सैपिंग, विलोपन, सहज पुनः। ऑप्शन ए सामाजिक अनुकरण है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है, बाकी है वो सारे क्रिया प्रसूत अनुबंधन से है। नेक्स्ट 168 क्वेश्चन, एक नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार वृद्धि करता है, वांछनीय व्यवहार को कम कर देता है, वांछनीय व्यवहार को बढ़ाया या कम करता है, या अवांछनीय व्यवहार को कम करता है? ऑप्शन ए वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। नेक्स्ट सवाल है कि चैनिंग की संकल्पना का संबंध किससे है? शास्त्रीय अनुबंधन से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, प्रयास त्रुटि से, अवलोकनात्मक अधिगम से? इसका संबंध है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज धूप तेज एवं असुखद है, आप धूप सचमा लगा लेते हैं जो आपकी असुविधा को कम कर देता है, तो ये एक उदाहरण हो सकता है नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक पुनर्बलन का, नकारात्मक दंड का या सकारात्मक दंड का? तो नकारात्मक पुनर्बलन का। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन है वो सबसे कम पूर्वानुमेय होता है? स्तर अंतराल शेड्यूल, स्तर अनुपात शेड्यूल, चर अनुपात शेड्यूल या सभी में समान रूप से पूर्वानुमेय होता है? ऑप्शन सी, चर अनुपात शेड्यूल में। 172 क्वेश्चन है कि एक द्वितीयक पुनर्बलक जिसका युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक के साथ किया गया हो तो वो कहलाता है प्राथमिक पुनर्बलक, क्रिया पुनर्बलक, सामान्यकृत पुनर्बलक या विभेदक पुनर्बलक? ऑप्शन सी सामान्यकृत पुनर्बलक कहलाएगा। शिक्षाविद जो रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं वे कौन से हैं? जे बी वाटसन, जीन पियाजे, लेवाई गौतस्की या जेरोम ब्रूनर? ऑप्शन ए जे बी वाटसन। कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजन कहलाता है? सतत पुनर्बलन आयोजन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन आयोजन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन या परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन? 174 का ऑप्शन सी होगा, निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन कहलाएगा। नेक्स्ट 175 क्वेश्चन, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? कॉलर, थॉर्नडाइक, पियाजे या ब्रूनर? थॉर्नडाइक। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत गुथरी का है, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत कॉलर का, संज्ञानवादी सिद्धांत मैस्लो का है? ऑप्शन ए सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन के द्वारा सीखना किसके द्वारा सीखना है? संज्ञान, शास्त्रीय, अवलोकन या मॉडलिंग? शास्त्रीय के द्वारा। एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है पुनर्बलन द्वारा, विभेदकारी उद्दीपक द्वारा, प्रतिपुष्टि द्वारा या दंड द्वारा? पुनर्बलन द्वारा। 179 क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आकृतिकरण, विलोपन, पुनर्बलन या अनुकरण? 179 का ऑप्शन डी अनुकरण है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि भाई किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्बलन में होता है? सतत, विहीनशील, आंशिक या बी तथा सी दोनों में? 180 का ऑप्शन डी बी और सी दोनों में, यानी विच्छिन्न पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन इन दोनों में प्रतिरोध की मात्रा अधिक होती है। 181 क्वेश्चन, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अधिगम परिस्थितियां या माता पिता की ओर से दबाव? ऑप्शन सी अधिगम परिस्थितियां। इनमें से कौन सा धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? इनमें से प्रशंसा, दंड, गुण विवेचना, पुरस्कार? दंड है वो धनात्मक पुनर्बलन नहीं है। इनमें से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? इनमें से शिक्षक से संबंधित है ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवीणता। आवश्यकता अवलोकन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, आईपी पावलोव, बीएफ स्किनर या सीएलएल?
वो है CLL। क्लार्क लियोनार्ड हल के संबंध में असंगत कथन बताना है। इनमें से असंगत है ऑप्शन डी। हल के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए वाटसन ने सोम के लिए बालक पर प्रयोग किया। हल के सिद्धांत को क्यों स्पष्ट करेगा, अपने खुद का करेगा। सन 1915 में पुनर्बलन का इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है और इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है। हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? हल का सिद्धांत है वो है सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। अधिगम का जो सामीप्य अधिगम सिद्धांत है वो प्रतिपादित किसने किया था? वो किया था एडविन गुथरी ने। इनमें से वह मनोवैज्ञानिक है जो पुनर्बलन को महत्व नहीं देता है? एडविन गुथरी। पावलो स्किनर CLL ये देते हैं। सीखना उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य समीपता के आधार पर होता है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? एकल प्रयास सिद्धांत। 190वां सवाल है कि निम्न में से किसने बुरी आदतों को दूर करने के लिए 3 विधियां क्रमशः दहली विधि, थकान विधि और अनानुकूलित प्रतिक्रिया विधि प्रतिपादित की थी? एडविन गुथरी ने। एडविन गुथरी के संबंध में असुमेलित है क्या है? ऑप्शन सी। अधिगम के लिए पुनर्बलन आवश्यक है। मित्रों, अधिगम से संबंधित जो प्रत्येक सिद्धांत है उस प्रत्येक सिद्धांत से अलग अलग टॉपिक वाइज और जो मनोवैज्ञानिक प्रवर्तक है और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया उनसे जुड़ी हुई क्वेश्चन है। कम से कम 10 10 15 15 एक सिद्धांत से जुड़ी हुई सवाल है ये, तो इसलिए आपको वो सिद्धांत पूरा पूरा याद हो जाता है। 192 क्वेश्चन है कि अव्यक्त या चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड टॉलमैन। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म कौन सा इनमें से सामाजिक अधिगम सिद्धांत है? वो ब्रुनर का नहीं होकर के अल्बर्ट बांडूरा का था। ब्रुनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अधिगम का साइन सिद्धांत है वो टॉलमैन का। साइन या संकेत सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत टॉलमैन का। अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत है वो कोटलेविन का है और परितंत्र अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का ये कथन संबंधित है, यानी हल के सिद्धांत से संबंधित होगा। प्रबलन का सिद्धांत था उनका। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कॉल रॉजर का सिद्धांत था कौन सा इसमें से? स्व सामर्थ्य का सिद्धांत था और कोटलविन का सिद्धांत था वो था कार्य क्षेत्र का सिद्धांत। कॉल रॉजर्स का स्व सामर्थ्य सिद्धांत और बांडूरा का था इसमें से सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और ब्रुनर का था संज्ञानात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड का था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 196 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव को। कोटलेविन के संदर्भ में असत्य कथन है, इनमें से कौन सा हो गया? अपने सिद्धांत को दर्शाने में चिंपांजी बंदर पर प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, कोहलर ने किया था। अधिगम का क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत इनका था। तलरूप, वेक्टर्स, जीवन विस्तार और कर्षण आदि ये संप्रति ये इनके शब्द है कोटलेविन के। तलरूप, वेक्टर्स, जीवन विस्तार, कर्षण। अपने सिद्धांत ये सिद्धांत बाधाओं से मुकाबला करने की सीख देता है। इनमें से कौन गेस्टाल्टवादी विचारक नहीं है? इनमें से विचारक नहीं, ऑप्शन बी वुडवर्थ। कॉलर, वर्दीमर, कॉपका ये गेस्टाल्ट सिद्धांत देने वाले थे। जर्मन भाषा का जो गेस्टाल्ट शब्द है उसका अभिप्राय क्या होता है? पूर्ण आकार। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? मैक्स वर्दीमर 1912 में, यानी तीनों वर्दीमर, कॉलर, कॉप का नाम आया। सबसे पहले मैक्स वर्दीमर ने 1912 में गेस्टाल्टवाद है वो सिद्धांत दिया था, फिर बाद में जुड़े थे। 201 क्वेश्चन, सूर्य अंतर्दृष्टि के लिए अनिवार्य है? पूर्व ज्ञान या प्रत्यक्ष ग्रहण अनिवार्य होता है। गेस्टाल्टवादी अधिगम के संदर्भ में असत्य है, सीखना अस्थायी होता है। असत्य हो गए, ये सूझ है वो अकस्मात होती है इसलिए सीखना भी अकस्मात होता है। संपूर्ण इकाई का बोध अधिगम के लिए आवश्यक है और सीखना सूझ अंतर्दृष्टि पर आधारित है। सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर कोहलर ने प्रयोग किस पर किए थे? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। सूझ के विचार को स्पष्ट करने के लिए नर्सरी स्कूल के 44 बालकों पर प्रयोग किसने किया था? GW अल्पोर्ट ने। सूझ अंतर्दृष्टि के संबंध में असत्य है, मानव की अपेक्षा पशुओं में सूझ अधिक होती है। सूझ अकस्मात होती है, सूझ द्वारा सीखना स्थायी होता है और यह आयु के साथ साथ बढ़ती भी है। सूझ के विचार के लिए एक नर्सरी स्कूल 44 बालकों पर प्रयोग करने वाले थे GW अल्पोर्ट। अल्पोर्ट व्यक्तित्व का सिद्धांत देना थे, इसमें उत्कर्ष अल्पोर्ट बता रहा है। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है? कॉलर ने। समग्रता के सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? वर्दीमर और अन्य 1912। निम्न में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? इनमें से
वो कारक नहीं है व्यक्तित्व। इनमें से कौन संज्ञानात्मक समग्र आकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? इनमें से टॉलमैन, कुटलेविन, कहलर, प्रदीमर, इनमें से कौन सा नहीं है? टॉलमैन संकेत सिद्धांत देने वाले थे। 210वां सवाल है, यदि सूत्र एल एफ कोष्टक बंद ए एफ इंटू पी एफ में एल अधिगम को इंगित करता है तो ई एफ व पी एफ किसको इंगित करते हैं? ये सवाल आ चुका है। ई एफ का मतलब वातावरणीय कारक हो गया और पी एफ का मतलब व्यक्तिगत कारक हो गया। तो ये थे 210, यानी आज भी हमने 60 क्वेश्चन देखे इस क्लास में। आगे और क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ 265 के आसपास वाला एक पार्ट और लगेगा इस टेस्ट सीरीज नंबर 3 का, और इस टॉपिक से संबंधित पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। इसके अलावा कलाम के हस्तलिखित नोट्स बाल विकास शिक्षा शास्त्र के वो क्लासें 1 अपलोड हो चुकी है, बाकी और अपलोड होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।